गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सीरीज 3 लेक्चर नंबर 18। दोस्तों, पिछले 10 दिन से ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे कोई लेक्चर नहीं आ पाया। सबसे पहले तो आप सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे इस चीज के लिए। 10 दिन से मेरी तबीयत काफी नासाज थी और इस वजह से मैं कोई लेक्चर नहीं बना पाया। हालांकि ऐसा कोई कोविड वाला कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन छोटी सी भी तबीयत खराब हो तो कोविड के वजह से आजकल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स बता देते हैं। तो मैं और मेरी फैमिली 10 दिन तक सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ घर पर ही थे और इसीलिए कोई भी लेक्चर की शूटिंग नहीं हो पाई। बहरहाल अब परिस्थिति बिल्कुल सामान्य है, जिंदगी पटरी पर आ रही है और इसीलिए आज से दोबारा ज्ञानबाजी का काम हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से डेली आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर मिलने लगेंगे। जिन लोगों ने अभी तक ज्ञानबाजी चैनल को सब्सक्राइब किया है, अब यहाँ से आपको रोज नोटिफिकेशन मिलने लगेगा और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी आप बदस्तूर जारी रख सकते हैं। जो लोगों ने डेली करंट अफेयर सीरीज के लिए ज्ञानबाजी को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया प्लीज सब्सक्राइब करें और यहाँ से आगे आने वाले सारे लेक्चर्स का पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, इन सब की प्रिपरेशन मैं आपको इस सीरीज में देने वाला हूं। इसीलिए सारे के सारे सेशंस को जरूर देखिए और जितना हो सके अच्छे नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत आने दीजिए। ऑल राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विथ आवर वर्क। लेट्स बिगिन। हाँ भाई, आपको याद होगा 10 दिन पहले मैंने आपको ये बोला था कि ज्ञानबाजी अपने नए फेस में एंटर करने वाला है और ज्ञानबाजी 2.0 हम लॉन्च करने वाले हैं। ज्ञानबाजी की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं और एक न्यू फ्रेश लुक में ज्ञानबाजी को हम लॉन्च करने वाले हैं। अब 10 दिन के गैप के वजह से हो सकता है कि वो जो एक्साइटमेंट था वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी इस चीज में अपना एक्साइटमेंट कम मत करिए। ज्ञानबाजी 2.0 हम कल से लॉन्च करने जा रहे हैं। सो फाइनली फ्रॉम टुमारो 14th ऑफ जुलाई ज्ञानबाजी अपने नए चेहरे में आपके सामने आ रहा है। तो प्लीज प्लीज हो सके तो इस नए अनुभव का पूरा फायदा उठाइए। अच्छे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, अच्छे जीके वन लाइनर, अच्छे खबर अपडेट्स और बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर और वोकैबुलरी डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करिए। राइट, करंट अफेयर्स में हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें दे रहे हैं। ऑल राइट, चलिए दोस्तों, तो नोटबुक रेडी है आपकी, पेन रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें आज। चलिए काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। सेल्फ स्कैन इज अ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सेल्फ स्कैन नाम का एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप है। ये ऐप कौन से राज्य में अभी अभी आया है? सही जवाब है वेस्ट बंगाल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वेस्ट बंगाल। आपको तो पता ही है कि भारत चाइना युद्ध के वजह से हुआ ये कि बहुत से ऐप बंद हो गए और उस ऐप में कैम स्कैनर नाम का एक ऐप बंद कर दिया गया। अब कैम स्कैनर काफी यूजफुल ऐप था और काफी ज्यादा यूज किया भी जाता था। तो अब ये बंद होने के वजह से नए नए स्वदेशी ऐप डेवलप हो रहे हैं। तो उनमें से एक ऐप आया है सेल्फ स्कैन ऐप। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च किया है। राइट, चलिए गौरतलब हो आपको चारों स्टेट के सीएम जरा बता दें, एक क्विक रिवीजन कर लें। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, केरला के पिनरई विजयन और कर्नाटक के येदियुरप्पा। येदियुरप्पा, ये है चारों के चारों चीफ मिनिस्टर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Google has rebranded its app social networking Google Plus. What is the name of rebranded app? Google ने अभी अभी एक नई ऐप बनाई है सोशल नेटवर्किंग जिसको Google Plus बोला जा रहा है। तो ये रीब्रांडेड ऐप का नाम क्या है? सही जवाब है गूगल करेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, गूगल करेंट्स। आपको मैं बता दूं कि ये जो नई गूगल करेंट्स ऐप आई है ये किस चीज के लिए है। असल में ये अलग अलग कंपनियों के बीच में
इंटरनल कम्युनिकेशंस करने के लिए है, राइट। यहां पर मैं लिख देता हूं इंटरनल एंटरप्राइज कम्युनिकेशंस, इंटरनल एंटरप्राइज कम्युनिकेशंस, इस चीज के लिए ये ऐप बनाई गई है। नाम है गूगल करेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना। ये ऐप अपने लिए प्लेटफॉर्म यूज करेगी iOS का और एंड्रॉइड का, राइट। और गूगल के सीईओ कौन है भैया, जरा उनका भी नाम बता दीजिए। सुंदर पिचाई। ये नाम कैसे भूल सकते हैं, भारत के हैं एंड ही इज अ प्राउड इंडियन who who became the CEO of Google. All right, आगे बढ़ते हैं। Which among the following countries has formally notified United Nations of its decision to withdraw from the World Health Organization? World Health Organization, विश्व स्वास्थ्य संगठन में से अपना नाम ऑफिशियली निकाल लेने वाले देश का नाम बताइए। सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता चलता हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनिए। चाहे आप अड्डा 247 फॉलो करें, चाहे आप कोई और बैंकर्स अड्डा फॉलो करे या फिर कोई भी दूसरी चीज आप फॉलो करें, आपको ये डिटेल जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए प्लीज मेरे अनुभव का पूरा फायदा उठाइए और सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते चलिए। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कोविड पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाने के वजह से WHO पे सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया था और ये बोल दिया था कि इतने बिलियन डॉलर्स देने के बावजूद अगर WHO अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर सकता और कोई भी किसी भी तरीके से कोविड को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब हम WHO के मेंबर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये अपना निर्णय लिया है कि अब वो यहां से आगे WHO को कोई फंड नहीं देंगे और WHO से अपनी मेंबरशिप हटा लेंगे। हाँ, जरा WHO के प्रेसिडेंट साहब का नाम बताइएगा मुझे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ WHO? प्लीज कमेंट थ्रेड में मुझे बताना। आपका भी जवाब यही है क्या? टेड्रोस एधेनॉम। टेड्रोस एधेनॉम ये है WHO के प्रेसिडेंट। ऑल राइट। हाँ, और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सबको पता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सेंटर हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल एनक्लैट बाय 3 months with effect from 15th June 2020. Who is the current acting chairperson of NCLAT? NCLAT के चेयरपर्सन कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस बंसीलाल भट्ट। जस्टिस बंसीलाल भट्ट। दोस्तों, इस तरह के जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग के बच्चे अक्सर इस चीज को लेकर बदनाम है कि वो केवल नाम याद कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। आप सवाल को समझने में विश्वास रखिए कि ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि कल को इसी टॉपिक के ऊपर आपको कोई ना कोई आरसी का पैसेज मिलेगा, कल को इसी टॉपिक के ऊपर आपको कोई जीडी का टॉपिक मिल जाएगा और वहां जाकर आप फंस जाएंगे। इसीलिए चीजों को गहराई से समझना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाने के बाद पानी पीना। एनक्लैट का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी रिलेटेड जितने भी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उन सब के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है। उस कोर्ट का नाम है एनक्लैट। यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में कोई सुनवाई ठीक से नहीं हो पाई तो उसके बाद ये मामला एनक्लैट में चला जाता है और इसीलिए एनक्लैट का महत्व बहुत ज्यादा है। इस एनक्लैट में जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं और कुल मिलाकर एनक्लैट में 11 लोगों की सदस्यीय टीम होती है और उसमें अभी फिलहाल जस्टिस बंसीलाल भट्ट जो है उनको चेयरमैन बना दिया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई, राइट। आगे बढ़ते हैं। What amount of loan agreement has been signed between India and World Bank for financial support to the Namami Gange program? नमामि गंगे प्रोग्राम जो कि गंगा नदी से रिलेटेड है, जो कि मोदी सरकार ने 2014 में शुरू किया था, जिसके तहत गंगा नदी को प्रदूषण से फ्री भी करना है और साथ ही साथ गंगा नदी को कंजर्वेट भी करना है, उसको बचाना है, उसकी उम्र बढ़ानी है। ये दोनों काम के लिए बनाया गया था नमामि गंगे प्रोग्राम। तो उसमें जो लोन मिला है वो लोन कितने का मिला है, सवाल ये है। सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए 400 मिलियन यूएस डॉलर्स। ऑलराइट, आपको पता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का टोटल बजट कितना है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो सरकार ने बनाया है इसका बजट है 20,000 करोड़ रुपए। ये याद रखना आप, ये आंकड़ा बहुत काम का है ये। आगे बढ़ते हैं। Ministry of New and Renewable Energy has partnered with which among the following organization for clean energy development? Clean energy development के लिए भारत में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वाले मंत्रालय ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूसेड। द राइट आंसर इज यूसेड। अब यूसेड क्या होता है, जरा पेन रेडी रखिए और फटाफट लिख लीजिए। यूसेड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। राइट, ये है, इसके साथ पार्टनरशिप की है भारत के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द JLL एंड लासैली बायएनुअल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी 2020? आसान शब्दों में मैं समझा देता हूं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि रियल एस्टेट संबंधित ट्रांसपेरेंसी में यानी पारदर्शिता में एक बॉडी है जिसका नाम है ग्रेटी, तो उसमें भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है इसमें 34। द राइट आंसर इज 34। ऑलराइट, अब रियल एस्टेट जितने नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं ज्ञानबाजी पे उन सबको मैं बता दूं, रियल एस्टेट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और घर घर बनाने से संबंधित, कंस्ट्रक्शन, जमीन, उसके ऊपर घर बनाने से संबंधित चीजों के लिए रियल एस्टेट बोला जाता है। और रियल एस्टेट के कारोबार में आपको पता ही है घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 34। तो भारत को अभी और बहुत लंबी जर्नी इसमें आगे तय करनी है। भारत में बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि बिल्डर्स को काफी प्रोटेक्ट करते हैं और वो सरकार को उल्लू बना सकता है। इसमें नंबर 1 पर है यूके, नंबर 2 पर है यूएसए, नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे है फ्रांस और नंबर 5 पे है कनाडा। ये है 5 टॉप 5 कंट्रीज और भारत का नंबर है 34। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक होमवर्क दे दूं क्या? प्लीज हो सके तो ये होमवर्क जरा सॉल्व करना और कमेंट थ्रेड में मुझे इसका आंसर बताना। रियल एस्टेट से संबंधित भारत में एक कानून है जिसका नाम है रेरा। रेरा, आप मुझे जरा एक लाइन में बताएंगे रेरा क्या होता है और रेरा का महत्व क्या है। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। Government has notified a new pan-India central sector scheme agriculture infrastructure fund to provide loan for setting up agricultural infrastructure and logistics facility. What is the total corpus of the fund? टोटल कॉर्पस है फंड का 1,00,000 करोड़ रुपए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1,00,000 करोड़। अब सवाल जरा मैं ध्यान से समझा देता हूं, तो इत्मीनान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। अगर आपको ये बेसिक बातें समझ में नहीं आएंगे ना दोस्तों, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आप सिर्फ एग्जाम आते तक क्वेश्चंस का रट्टा मारते रह जाएंगे और कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं आपको। इसीलिए क्वेश्चन क्या है ये समझने की कोशिश करिए। ये बोल रहा है कि एक स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड, उसके लिए कितने पैसे सैंक्शन हुए हैं। अब एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया लोन। लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, ये है एग्रीकल्चर फार्मलैंड जहां पर आपने अनाज ग्रो किया और फिर ये अलग 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 चैनल से होते हुए एक आम इंसान के घर पे उसकी थाली तक पहुंचेगा। तो उसमें क्या क्या आएंगे? पहले इसको मंडियों में लेकर जाना पड़ेगा, मंडियों से फिर सरकार इसको एफसीआई के गोडाउन में रखेगी, फिर सरकार से बाकी के प्राइवेट बिजनेसमैन भी इसको खरीदेंगे, उसके बाद इसको फैक्ट्री में लेकर जाएंगे, इसका कोई खाद्य प्रोडक्ट बनेगा और फिर वो प्रोडक्ट बाजार में आएगा और वहां से फिर ये आम इंसान तक पहुंचेगा। ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला आपको दिख रही है इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक्स और ये काफी महंगा काम होता है दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है।
हम गेहूं ग्रो करते हैं और उस गेहूं की बनती है ब्रेड, जो ब्रेड हम खाते हैं। तो गेहूं का ब्रेड बनने तक का सफर काफी लंबा होता है और इसी को बोला जाता है लॉजिस्टिक्स। और उस लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पैसे सैंक्शन हुए हैं? 1 लाख करोड़ रुपए। ये था पूरा का पूरा सवाल। समझ में आया कि नहीं आपको? ऑल राइट। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। इसके ऊपर इससे पहले भी सवाल आ चुके हैं, इसीलिए सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए। व्हाट इज फूड पार्क? सवाल है व्हाट इज फूड पार्क, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट थ्रेड में देंगे। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new group CEO, Chief Executive Officer of the UK India Business Council UKIBC? सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, जयंत कृष्णा। द राइट आंसर इज जयंत कृष्णा। यूकेआईबीसी, यूकेआईबीसी क्या चीज है? ये दरअसल भारत और यूके के बीच में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, भारत और यूके के बीच में बिजनेस रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस रिलेशंस को स्मूथ रखने के लिए और उनको प्रमोट करते रहने के लिए बनाई गई बॉडी है। तो उसके नए सीईओ कौन है? सही जवाब है जयंत कृष्णा। यूकेआईबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी लिख लो जरा। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। आपके एग्जाम में ये हेडक्वार्टर वगैरह पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। The National Skill Development Corporation has collaborated with which company to provide digital skill to Indian youth? भारतीय युवा को नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने डिजिटल स्किल सिखाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हम हिंदी और मराठी में राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना या कौशल्य विकास कार्यक्रम कहते हैं। ये आपको समझ में आया? इसके आपको अलग अलग बोर्ड, बड़े बड़े बैनर्स शहर में बहुत से जगह पर दिखेंगे। तो उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को डिजिटल स्किल्स में दक्ष करने के लिए एक नया कोलैबोरेशन किया है। तो वो किसके साथ किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है भैया? भारतीय मूल के वो सीईओ जिन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। क्या नाम है उनका? सत्या नाडेला। हैदराबाद से है ये सत्या नाडेला, पूरे माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल के सीईओ हैं ये। Question number 11. Which among the following financial organization has provided $50 million to L&T Infrastructure Finance Company Limited for funding renewable energy projects in India? भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर को ये अमाउंट दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेडक्वार्टर इज इन कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, बीजिंग। इसके अलावा बाकी तीनों के भी हेडक्वार्टर जरा बता देना। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस। द राइट आंसर इज फिलीपींस। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी वॉशिंगटन डीसी। ऑल राइट, आपको ये सब क्वेश्चन आने ही है दोस्तों, एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट है ये। इसलिए जो जो बातें मैं एक्स्ट्रा बताता जाता हूं वो सब आपको याद करनी है, रिवाइज करनी है, नोट करनी है। बोर नहीं होना है, ये नहीं समझना है कि ये सब तो हो चुका है, फटाफट आगे का कराया जाए। बेसिक चीजों की जानकारी जितनी बार सुने उतनी बार कम पड़ती है। Union Cabinet has approved to further extend the EPF contribution of 24% till August 2020. What will be the share of employers in this? एम्प्लॉयर्स का शेयर इसमें कितना रहेगा? एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नौकरी देने वाला, उसका शेयर कितना रहेगा? सही जवाब है 12%। ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है होता है दोस्तों? इसकी वैकेंसीज आती है, आपको पता ही होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक आदमी जब नौकरी करता है तो उसके पगार से कुछ प्रतिशत हिस्सा प्रोविडेंट फंड के नाम पर काट लिया जाता है और उतना ही हिस्सा नौकरी देने वाला भी कंट्रीब्यूट करता है और ये दोनों कंट्रीब्यूशन को रिटायरमेंट तक मिलाया जाता है, हर महीने किया जाता है। और रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड के पैसे के नाम पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी आगे बहुत अच्छे से बिता सके। ये है प्रोविडेंट फंड का सिंपल फंडा। अब उसमें
सरकार ने 24% अगस्त तक मिलाने की बात की है और उस 24% में एम्प्लॉयर को मिलाना है 12%, राइट, ताकि भविष्य में किसी भी एम्प्लॉय का कोई नुकसान ना हो। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which country has topped the global रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020? अभी अभी हमने वो ग्रेटी वाला रियल एस्टेट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था टॉप 5 कंट्रीज का नाम। सवाल बड़ा सिंपल है, ये पूछ रहा है कि टॉप वाली कंट्री कौन सी है। आप ही बताओ, मैंने तो अभी अभी बताया था। सही जवाब है यूके। द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, बोरिस जॉनसन वाला यूनाइटेड किंगडम। ऑल राइट, आगे बढ़े दोस्तों। Question number 14. What is the rank of India in the SDG Index 2020? क्या बात है भैया, आजकल रैंकिंग वाले क्वेश्चन काफी आए हैं इस बार के 25 क्वेश्चन के सेट में। तो ये SDG 2020 में भारत का नंबर क्या है? सही जवाब है 117। यस, द आंसर इज 117। अब जरा मैं अपने दोस्तों को बता देता हूं कि SDG क्या होता है। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पीओ की तैयारी करने वाला हर बच्चा मेरी बात ध्यान से सुने और जो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बताता जा रहा हूं वो सब नोट करे। यही तुमको जीडी में आने वाला है, यही तुमको इंटरव्यू में आने वाला है, यही ऐसे राइटिंग में आने वाला है और ये जीके के सेक्शन में भी आने वाला है। इसीलिए किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो भविष्य में पृथ्वी को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। उस मामले में भारत अभी दुनिया में बहुत पीछे है। हमने अभी भी पर्यावरण की बर्बादी से कुछ नहीं सीखा है। सही जवाब है 117। और इस मामले में दुनिया में कुछ देश एकदम टॉप पर है। पहले नंबर पर है इसमें स्वीडन, दूसरे नंबर पर है इसमें डेनमार्क, सबके सब यूरोप के देश हैं, काफी पढ़े लिखे देश। तीसरे नंबर पर है फिनलैंड, चौथे नंबर पर है फ्रांस और पांचवें नंबर पर है जर्मनी। देखिए, मैंने कहा था ना सबके सब यूरोप के देश हैं। इन लोगों का ह्यूमन पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सब बहुत अच्छा है, इसीलिए ये सब बातों को ये काफी गहराई से समझते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। भारत को इसमें काफी लंबा सफर अभी तय करना है। What is the projected growth rate of Indian economy for the fiscal 2020-21 as per the report of the brokerage firm Citi? ब्रोकरेज फर्म सिटी के मुताबिक भारत की 2020 और 21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर रहेगी? ग्रोथ रेट कितना रहेगा? सारे ही आंकड़े माइनस में है। सही जवाब है -6%। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक बात बता सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना बेकार होगा। -6%, ये ठीक ठाक रहेगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि अगले साल तक सब कुछ परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएं और ऐसा लग रहा है कि चीजें नॉर्मल हो सकती है। बट लेट अस सी अब आगे क्या होता है। फिलहाल तो इसमें -6% राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएम्प्लॉयड लोकल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जितने बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। उसका नाम क्या है? सही जवाब है महाजॉब्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाजॉब्स। ऑल राइट, ये याद रहेगा आपको, प्लीज याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है भैया महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे, शिवसेना के। और गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोशियारी, BS कोशियारी। कोशियारी साहब का जो राजभवन है ना, जहां पर गवर्नर साहब का ऑफिशियल घर होता है, उसको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है और वहां पर भी पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं, ऐसी बात सुनने में आई है। तो कोरोना तो इस वक्त महाराष्ट्र में सर चढ़कर बिल्कुल फन निकालकर किसी नाग की तरह अभी काफी तकलीफ दे रहा है। 2.5 लाख के ऊपर केसेस निकल चुके हैं और काफी गंभीर परिस्थिति है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। द भविष्य सेविंग अकाउंट हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक फॉर द माइनर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स? 10 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए भविष्य सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। ये कौन से बैंक द्वारा किया गया है? यहां सही जवाब है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the first chairman of the newly set up International Finance Services Center Authority
और सेंटर अथॉरिटी IFSCA, इसके नए चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब है इंजति श्रीनिवास। द राइट आंसर इज इंजति श्रीनिवास। अब आप बोलेंगे कि ये IFSCA क्या है? बहुत सिंपल है। IFSCA जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, यानी यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपको लोन दिया जा सकता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, गुजरात में एक गिफ्ट नाम की एक जगह बनाई गई है। आप जरा खुद इसका फुल फॉर्म चेक करना। गिफ्ट नाम की एक जगह बनाई गई है जो भारत का पहला IFSC बन चुका है। ये भारत का पहला IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, गुजरात में, राइट। और काफी शानदार जगह बनाई गई है वो। तो इसके पहले चेयरमैन है इंजति श्रीनिवास। नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। Who is the author of the book Getting Competitive, a Practitioner Guide for India? ये जो किताब है Getting Competitive, a Practitioner's Guide for India, इस किताब के लेखक कौन है? चलिए मैं आपको इसके रिलेटेड एक हिंट देता हूं। ये जो लेखक हैं ये मारुति सुजुकी कंपनी के CEO MD रह चुके हैं। इन्होंने मारुति स्टोरी नाम की किताब भी लिखी थी और ये तब से मारुति कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जब संजय गांधी ने ये कंपनी बनाई थी। आपको तो याद है मारुति उद्योग लिमिटेड संजय गांधी का एक बहुत बड़ा सपना था जिसको साकार करने की पूरी कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने, और फिर बाद में ये प्राइवेट कंपनी बनी थी। बता सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, RC भार्गव। RC भार्गव साहब ने मारुति स्टोरी एक किताब लिखी थी, मैंने पढ़ी है ये बुक, काफी इंटरेस्टिंग है और मारुति कंपनी की पूरी पूरी कहानी इसमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट वेयर 100% हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू LPG कनेक्शंस। ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में अब LPG कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो भैया जब ऐसा हुआ है तो जरा चीफ मिनिस्टर साहब की भी तारीफ कर ले। कौन है चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। ओके, हाँ। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? TS रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गुजरात के कौन है? VR विजय रूपाणी। और तमिलनाडु के कौन है? ईडापल्ली पलनी स्वामी, ईडापल्ली पलनी स्वामी। ऑलराइट। CM, गवर्नर, वहां के नेशनल एनिमल, उसकी कैपिटल, ये सब बातें आपको याद रखनी ही है। मैं अपने हर एक सेशन में इसके ऊपर काफी बातें करता भी हूं और डिस्कस भी करता हूं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि मेरे साथ रोज आधा घंटा 35 मिनट ये जीके सीरीज आप लोग सॉल्व करें और ये सारे क्वेश्चंस करके रखें। एग्जाम आते आते आपकी 100% तैयारी हो जाएगी और आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। सवाल नंबर 21, हु इज द हेड ऑफ द expert panel formed by National Human Rights Commission to study the impact of COVID-19 on human rights? Okay, ह्यूमन राइट्स के ऊपर या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए हेड कौन बनाए गए हैं जिनको ये काम सौंपा गया है कि कोविड-19 का इंपैक्ट कितना है चेक करें? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, KS रेड्डी। राइट, हाँ। इस सवाल में जरा जानने वाली एक बात और है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कभी किसी दिन आपको कोई पूछ ले, इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और फिलहाल इसके एग्जीक्यूटिव कौन है? इसमें डायरेक्टर या प्रेसिडेंट साहब तो नहीं होते, इसमें होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव कौन है इसके? रंगनाथ मिश्रा। द राइट आंसर इज रंगनाथ मिश्रा, ये इसके एग्जीक्यूटिव है। तो ये नाम भी आप जरा याद रखिएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, तमिलनाडु जी आकाश हैज रिसीव्ड द ग्रैंड मास्टर टाइटल बाय द वर्ल्ड स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी FIDE। ही इज द डैश ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? सही जवाब है 66। तमिलनाडु के जी आकाश 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर चुन लिए गए हैं। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी मैं IMP लिख देता हूं, आप जरा इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। Which bank has launched the digital loan disbursal facility called Loan in Seconds for retail customers?
चंद सेकंड में आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा एक डिजिटल लोन डिसबर्समेंट फैसिलिटी शुरू किया गया है। तो ये किसने शुरू किया है, कौन सी बैंक ने? सही जवाब है इट्स यस बैंक। ओके, राणा कपूर साहब की यस बैंक। लेकिन राणा कपूर साहब तो घोटाले में अब सीबीआई के घेरे में आ गए हैं। इस बैंक के नए सीएम यानी नए चेयरमैन का नाम मैं आपको बता देता हूं, सुनील मेहता। और फिलहाल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है प्रशांत कुमार। द राइट आंसर इज प्रशांत कुमार, राइट। ये सब बातें आप प्लीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2020 एसडीजी इंडेक्स? आपको याद है अभी थोड़े क्वेश्चन पहले ही हमने एसडीजी वाला क्वेश्चन किया और हमने देखा कि भारत का नंबर है उसमें 117वां, और उसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है? मैंने तो आपको पूरे पांचों कंट्री की लिस्ट बता दी थी। तो पहले नंबर पर कौन सी कंट्री थी उसमें? स्वीडन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे कैपिटल बता दोगे क्या? ये चारों कंट्रीज के कैपिटल एग्जाम में आते हैं ना, तो हमें कैपिटल भी कर लेने चाहिए। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, BERN, बर्न। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, हेलसिंकी। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। ये रहे हमारे चार ऑप्शंस, और चार ऑप्शंस के चार कैपिटल। चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, IFSCA लोकेटेड? हमने ये सवाल भी पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले ही किया है। अब ये सवाल दूसरे ढंग से पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ है? सही जवाब है गांधीनगर, दैट इज इन गुजरात। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि गिफ्ट सिटी जो है वो खुद गुजरात में बनी हुई है, और गिफ्ट पहला IFSC बन चुका है। गिफ्ट, गिफ्ट का फुल फॉर्म जरा आप लोग को मैं बता देता हूं। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, फाइनेंस टेक सिटी। तो ये जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट को पहला IFSC घोषित किया गया है, इसीलिए हेडक्वार्टर भी गांधीनगर ही है, जो कि बट ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के लिए डेली करंट अफेयर सीरीज में। अब यहां से मैं आपको रोज 25-25 क्वेश्चन देता चलूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ दिनों में ये 25 को और बढ़ा के 30 क्वेश्चन कर दिया जाए, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह पाए। दोस्तों, जाते जाते आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हर एक सेशन के साथ मैं PPT के साथ आपको इसके PDF फॉर्मेट में कंप्लीट क्वेश्चन और उसके आंसर्स देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर। तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी की ये लिंक लीजिए और इस लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी को ज्वाइन करिए। हर एक सेशन की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। पिछले 10 दिन के गैप आने के वजह से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को चीजें ढूंढने में दिक्कत जा रही हो, बट आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत जल्दी मैं आपको पूरे के पूरे 18-20 लेक्चर का एक कंप्लीट फोल्डर दे दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन एक जगह पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ज्ञानबाजी पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये मुझे जरा फीडबैक में आप जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना मत भूलिए। सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। बाकी कुछ नहीं, लेकिन टीम का और मेरा मनोबल इससे बना रहेगा। आने वाले दिन में भारत चाइना के ऊपर, नेशनल पार्क्स के ऊपर, यहाँ तक कि ऑर्बिचुरीज के ऊपर हमने काफी अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए डेवलप किए हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छे सेशंस हम जरूर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो।